Welcome to the third part of the video. Question 11 is the number of pairs x and y satisfying the equation sin x plus sin y is equal to sin of x plus y and mod of x plus mod of y is equal to 1. ठीक है, इन इक्वेशंस को देख लेते हैं. उससे पहले mod of x plus mod of y 1 है. ठीक है, तो इसके सोल्यूशंस तो हमें, अगर हम इसको बार ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? ऐसी बनती है mod of x प्लस mod y. ये हमारा क्या होता है? ये 1 0 होता है. ये क्या होता है? -1 0 होता है. सिमिलरली ये क्या होता है? हमारा 0 1 होता है. और ये पॉइंट क्या होता है? हमारा 0 -1. तो इसका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए. mod of x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको पता होना चाहिए. ये क्या बनता है? ये स्क्वायर बनता है. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. sin x प्लस sin y sin ऑफ x प्लस y है. अगर एक बार ध्यान से देखिए आप, अब अगर हम एक्स वाई की मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ. अगर मैं यहाँ पे x को मैं यहाँ पे 1 ले लूँ और y को 0 ले लूँ तो साइन ऑफ 1 बना ये बना साइन ऑफ 0. तो साइन ऑफ 0 तो 0 होगा. ठीक है, और ये बना साइन ऑफ 1 प्लस 0 तो वो अगेन साइन 1 हो गया. तो साइन LHS क्या था? साइन 1. RHS क्या? साइन 1. तो आंसर हमारा मैच हो गया. तो 1 0 पे ये एग्री करता है. सिमिलरली -1 0 पे देखें तो ये साइन ऑफ -1 प्लस साइन 0, ये वैल्यू तो 0 हो गई. और साइन -1 प्लस 0, ये भी -1, तो इस पे भी एग्री कर रहा है. जब 1 -1 और 0 0 पे एग्री कर रहा है तो 0 1 और 0 -1 पे भी तो एग्री करेगा. ठीक है, अब हमारे पास mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास. अब इसमें x और y को अगर मैं करूँ तो हाफ और हाफ भी कर सकता है. लेकिन अगर मैं इसमें पुट करूँ साइन ऑफ हाफ प्लस साइन ऑफ हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ 1, ये तो नहीं कर रहा मैच. तो ये वाला कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा. अगर मैं दोनों को -1/2 ले लूँ तो उसमें भी नहीं होगा मैच, क्योंकि दोनों में कुछ कैंसिल आउट तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन लूँ, एक को मैं x को मैं हाफ ले लेता हूँ और y को मैं -1/2 ले लेता हूँ, तो फिर क्या मेरा बनेगा? साइन ऑफ हाफ प्लस साइन ऑफ -1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ हाफ -1/2. तो ये तो साइन ऑफ 0 बन गया एक तरीके से, है ना. ये वाला एक्सप्रेशन तो साइन ऑफ 0 बन गया. और साइन में माइनस बाहर, साइन अपना जो साइन के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो बाहर आ जाता है. तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये भी 0 बन जाएगा. तो ये वाला केस पॉसिबल है. इसका मतलब मैं अगर x को हाफ लेता हूँ तो मैं y को -1/2 ले सकता हूँ, या फिर अगर x को -1/2 ले रहा हूँ तो मैं y को हाफ ले सकता हूँ. तो कितने सोल्यूशन हो गए? 6 केसेस हो गए हमारे. तो आंसर वुड बी 6 फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी. आपको थोड़े केसेस इसमें सोचने पड़ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करना या ग्राफिकली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसमें आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल सोचना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ग्लैंस में इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ऑब्वियसली. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. In this we are given the circle x square plus y square minus 6x minus 10y plus k is equal to 0 does not touch or intersect the coordinate axis if the point 1 4 does not lie outside the circle and range of k is a comma b then a plus b. तो इस क्वेश्चन को अगर फर्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो आई विल लीव इट, क्योंकि इसमें काफ़ी कंडीशंस हैं. डज नॉट टच और इंटरसेक्ट, उसके बाद .14 के बारे में भी ये भी नहीं दे रखा सर्कमफ्रेंस पे, बस ये बता रखा है आउटसाइड द सर्कल है. सबसे पहले आप करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और इसमें आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -g और -f. ऑलराइट, तो और इसके अलावा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो ये चीज़ें हैं हमारे पास. अब अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स g को कंपेयर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2g कितना दे रखा है? 2g हमें दे रखा है -6, तो g हमारे पास -3 आ गया. उसी प्रकार से हमारे पास f कितना आ जाएगा? मेरे पास f मेरे पास -5 आ जाएगा.
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास 3 और कॉमा 5, 3, 5 मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इतनी इन्फॉर्मेशन तो है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसने दे रखा है कि डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहूँ, जी जैसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे मैं सर्कल बना दिया आपका मैंने, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाला पॉइंट मेरा 3,5 है, तो इसमें दे रखा है ये जो सर्कल है ये एक्सिस को टच, मतलब यहाँ पे टच होगा ना यहाँ टच होगा, ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस 3 है 5 है, तो इसका मतलब ये आर जो है रेडियस जो है वो लेस देन 3 होगा, मस्ट है, क्योंकि अगर आर 3 के बराबर हो गया तो ये टच कर जाएगा, और इससे बाहर भी हो गया तो भी टच कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आर इज लेस देन 3, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। और उसके अलावा एक और कंडीशन दे रखी है कि जो ये दे रखा है कि इफ पॉइंट 14 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब अगर ये मेरा सर्कल है इसका सेंटर 3, 5 है, तो जो 14 है तो 14 या तो सरकमफ्रेंस पे होगा या फिर कहीं बीच में सर्कल के अंदर है, मतलब ईदर इनसाइड और ऑन और इट इज़ ऑन दी सरकमफ्रेंस और ऑन दी सरकमफ्रेंस। इसका मीनिंग ये है जो 1,4 है। पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 1,4 और इसका डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये अगर मेरा 1,4 है तो इसका डिस्टेंस होगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस √5 है, ठीक है। तो जो मेरा r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू √5 होगा, ये बात भी क्लियर है, क्योंकि जो मेरा रेडियस है, अगर मेरा ये 1,4 इस पे होता तो रेडियस तो √5 के बराबर होता, अगर ये अंदर होगा तो रेडियस √5 से बड़ा होगा। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन निकल कर आती है। तो r जो है मेरा एक कंडीशन ये लेस देन 3 और r ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अब r की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो यहाँ से निकलेगी इस वाले फॉर्मूले से। मेरे पास g की वैल्यू है ना, और g की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने -3 और f की -5, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 34, और c क्या है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c मेरा k है 34 - k। तो इसका मतलब है कि जो मेरा 34 - k रूट है, r की वैल्यू जो हमने निकाली है वो लेस देन 3 होनी चाहिए और ग्रेटर देन √5 होनी चाहिए। इनको स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये क्या निकलेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 34 - k और लेस देन 9, ठीक है। तो अब फर्दर दो कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या बनी कि जो मेरा 34 - k है वो लेस देन 9 है, और इसका मतलब क्या है कि k जो है वो मेरा ग्रेटर देन 25 है, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दूसरी कंडीशन इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी मेरी कि जो मेरा 5 है वो लेस देन इक्वल टू 34 - k है। तो इसका मीनिंग क्या है कि k मेरा लेस देन इक्वल टू 29 है। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अगर मैं दोनों इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन को कंबाइन कर दूँ तो k की वैल्यू क्या होगी, k जो है इसमें लाई करेगा 25, 29 इस वाली वैल्यू में लाई करेगा, और यही क्वेश्चन में दे रखा है a, b कि k की रेंज। तो a + b क्या होगा 25 + 29 विच इज़ 54। तो 54 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ऑल्दो ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था, एग्जाम में छोड़ने वाला था। क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में दे रखा है इफ अ 3x3 मैट्रिक्स इज फिल्ड विद +1 एंड -1 सच दैट सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। तो एक मैट्रिक्स है 3x3 का, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इसको ऐसे फिल करना है कि इसमें सम हर रो का और हर कॉलम का 1 आ जाए। अब या तो मैं तीनों 1 फिल कर दूँ तो लेकिन तीनों 1 में 3 आ जाएगा सम। तो ऐसा कर लेते हैं 1 2 1 1 -1 कर देते हैं। अब सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल सही।
अब अगले में भी अगर -1 यहाँ रख देते हैं तो 1 1, अब यहाँ -1 यहाँ रख देते हैं 1 1। मैंने पैटर्न सिमेट्री देखी कि अब मेरे सब कुछ सारी कंडीशन तीनों रोज़ का मेरे पास सम 1 आ रहा है और तीनों कॉलम्स का भी सम 1 आ रहा है, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर ये मैट्रिक्स को मैं ए बोल दूँ तो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ अलॉन्ग R1 कर रहा हूँ मैं इसको एक्सपैंड। तो 1 लिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 ठीक है, और यहाँ पे अब -1, ये 1 का -1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे -1, ये 1 -1, तो उसको करेंगे तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -2 -0 = -4। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन 13 वाज इजी और ये करना चाहिए था आप सभी को। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में दे रखा है लेट द सेट 2 3 4 up to 25 फॉर 2 से 25 तक का सेट है, फॉर ईच k बिलोंगिंग टू p। k मतलब k 2 से 25 के बीच में लाई करता है। क्यू k = x बिलोंग्स टू p, p ये वाला ही एलिमेंट है, सच दैट x इज ग्रेटर देन k एंड k डिवाइड्स x। तो इसका मीनिंग क्या है, q ऑफ k, तो इसका मतलब है k की वैल्यू यहाँ से 2 से 25 तक है। अगर मैं आपको q2 निकाल के बताऊँ तो q2 की वैल्यू क्या होगी, q2 होगा, q2 में वो एलिमेंट्स आएंगे और x ग्रेटर देन 2, मतलब जो इसके एलिमेंट्स होने चाहिए वो 2 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, और k डिवाइड्स x, और वो k उनको डिवाइड करना चाहिए, मतलब 2 उनको डिवाइड करना चाहिए। तो 2 से बड़े बड़े कौन से हैं, 4 6 8 10 12, और ये जाएंगे अप टू 24 तक। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको 2 डिवाइड कर देता है, और ये 25 तक हमें जाना है, तो 25 तक 24 तक ही आएंगे। तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 11, तो 4 से 24 हमारे 11 नंबर्स हैं। तो हमसे क्वेश्चन में से पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी तो ये 24 एलिमेंट्स का है सेट, माइनस यू, ये यूनियन है, यूनियन ऑफ क्यू ऑफ के, मतलब क्यू को के को हमने 2 रखना है और इसको Q3 रखना है, फिर इन सबका यूनियन कर देना है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको यूनियन करके उसमें से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो Q3 क्या होगा, Q3 6 से शुरू होगा, क्योंकि हमें पता है x ग्रेटर देन k है, तो x ग्रेटर देन 3 होगा। तो 6 9 12 15 18 21 और 24। अब इसमें हमें यूनियन करना है, तो कॉमन एलिमेंट्स हम हटाते जाएंगे। कॉमन है तो हम 6 हटा देंगे, 12 हटा देंगे, 18 हटा देंगे और 24 उठा देंगे, क्योंकि ये 6 12 18 24 हम ऑलरेडी 2 में कंसिडर कर चुके हैं। अब Q4 पर आएंगे तो Q4 के एलिमेंट्स हम ऑलरेडी Q2 में ले चुके हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट नया नहीं आएगा। Q5 पर आते हैं तो Q5 में हमें 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा और 25 मिलेगा। लेकिन 10 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 15 हम 3 में यूज़ कर चुके हैं और 20 भी हम 2 में यूज़ कर चुके हैं। 25 एक नया एलिमेंट मिलेगा यहाँ से। और 3 में सिमिलर देखें तो 3 में हमें 9 15 और 21 3 नए एलिमेंट मिल रहे थे। तो अभी तक हमें 2 3 4 5 कर लिया है। अब हम Q6 पे जाएंगे तो Q6 में 2 और 3 में सारे हमने उसके मल्टीपल यूज़ कर लिए, तो Q6 से नया एलिमेंट कौन नहीं आएगा। सिमिलरली Q7 में एलिमेंट कौन से आएंगे, 14 21 आएगा। ये 14 हमारा 2 में आ चुका है, 21 3 में आ चुका है। सिमिलरली Q8 में जाएंगे तो Q8 में हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 16 और 24 आएंगे, ये दोनों हमारे 2 में यूज़ हो चुके हैं। Q9 में आएंगे, Q9 में हमारे सारे एलिमेंट्स 3 में यूज़ हो चुके हैं। फिर अगर Q10 पे जाएं तो Q10 में हमारे कौन से आएंगे, 20 आएगा, सिर्फ 20 हम यूज़ कर चुके हैं 2 में। फिर Q11 पे जाएंगे, अगर Q11 में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 22 भी यूज़ हो चुका है 2 के टेबल में। और Q12 पे जाएंगे, उसमें 24 आएगा, वो भी यूज़ हो चुका है। Q13 पे जा ही नहीं सकते क्योंकि उसका Q13 में पहले एलिमेंट 26 होगा, लेकिन 26 तो हमारे इस सेट में ही नहीं है, तो हम यहीं तक जाएंगे। हमें तक टोटल नए एलिमेंट कितने मिले हैं, Q2 में
Q2 में हमें 11 एलिमेंट नहीं मिले थे जो कैलकुलेट करे थे, Q3 में हमें 3 नए एलिमेंट मिले थे और Q5 में हमें 25 मिला था। तो टोटल हमें 25 था, तो मतलब एक नया एलिमेंट मिला था। तो जिन जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो सारे नए एलिमेंट है, 11 और 3 14 और 1 15। तो ये यूनियन जब हमने करा तो इस पूरे सेट का 15 आया, और सेट P में कितने हैं 24, तो 24 माइनस 15 कितना हुआ आपको 9, तो 9 होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है the number of whole metallic tiles that can be produced by melting and recasting a circular metallic plate if each of the tiles has the shape of right angled isosceles triangle and the circular plate has a radius equal in length to the longest side of the tile, and we have to assume कि tiles in plate are of uniform thickness, ठीक है, and there is no loss of material in the melting, मतलब वॉल्यूम सेम की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो मेटेलिक टाइल है वो सर्कुलर है, सर्कुलर मेटेलिक टाइल है, उसकी कोई हाइट या फिर उसकी कोई थिकनेस है, थिकनेस या हाइट एक ही बात है। अब उसको मेल्ट कर रहा है हमने, और मेल्ट करके हमने उसको किस में मेल्ट करा है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल में। बहुत सारे काफ़ी सारे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल में करा है। तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, इक्वल साइज के, यहाँ बन गए अनइक्वल हैं लेकिन इक्वल साइज के हैं। तो अगर इसकी, तो हमें फिर बाद में दे रखा है इसका जो रेडियस है, मतलब ये सर्कुलर प्लेट का रेडियस अगर x है तो इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द टाइल, तो इसका हाइपोटेन्यूज भी x है। तो अगर इसका हाइपोटेन्यूज x है, मतलब ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड x/√2 होगी, ये वाली साइड भी x/√2 होगी। क्यों? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपका ट्राइंगल 90 45 45 है तो आपकी साइड्स का रेशियो 1:1:√2 होता है। और अगर आपका साइड्स का एंगल्स आपके 30 60 डिग्री 90 एंगल है आपका, अगर आपके ट्राइंगल्स में ये एंगल्स हैं तो आपकी साइड्स का रेशियो 1:√3:2 होता है। तो वही चीज़ मैंने करी, अगर ये x है तो ये x/√2 होगा मेरा, ठीक है। तो अब पूछा गया दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, तो कितनी मुझे बताने है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ इसका करें तो ये तो एक सिलेंडर ही है, तो पाई आर सिलेंडर क्या होता है r² विच इज़ x², और इसकी हाइट या थिकनेस जो भी है उसको मैं h मान लेता हूँ, इज इक्वल टू n। कितनी मेरे पास ऐसी टाइल्स बन जाएंगी आइसोसेलेस राइट एंगल वाली, उसको मैंने n डाली, n मुझे निकालना है, n इंटू, और ये इसकी भी कोई थिकनेस होगी, ये जो जितनी भी टाइल्स हैं, एक टाइल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x/√2 इंटू x/√2, और हर टाइल का अपनी थिकनेस होगी, वो थिकनेस को हम उससे उसका वॉल्यूम निकल जाएगा इंटू, और वही h है, उसकी थिकनेस सेम रहेगी। तो यहाँ से x²h और ये x²h कैंसिल हो गया, और ये √2 इंटू √2 बन गया, ये 2 इंटू 2 4 बन गया, तो n की वैल्यू आ गई 4 पाई। 4 पाई इज 4 इंटू 3.14 विच इज़ नथिंग बट 12.56। अब हमसे 12.56 टाइल्स आ गई है। अब लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ होल मेटालिक टाइल्स, नंबर ऑफ होल मेटालिक टाइल्स इसने बोल दिया, इसका मतलब कि 12.56 था तो वो अप्रॉक्सीमेट होके 12 टाइल्स बन जाएगा, तो 12 टाइल्स हम बना पाएंगे ऐसे। So I hope the question was clear. So thank you for watching the video, and you can join the Telegram group. The link for joining the Telegram group is given in the description below. Thank you for watching.